तो आ जाओ कोलकाता वालों, डिस्कस करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑक्शन प्लान्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखो केकेआर में आ चुके हैं गौतम गंभीर, तो क्या बदलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की तकदीर? जानने की कोशिश करते हैं आईपीएल 2024 में क्या चैंपियन बन सकती है केकेआर। इसके लिए उन्हें कौन से दांव यानी कि कौन सी स्ट्रेटजी और प्लान्स के साथ इस मिनी ऑक्शन में एंटर करना होगा, किन रोल्स को फिल करने के लिए उन्हें प्लेयर्स चाहिए और कौन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे, किन प्लेयर्स पे वो अपना निशाना यानी कि टारगेट प्लेयर्स उनके कौन से रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डीप में एनालिसिस करने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम देखो दो टीमों का एनालिसिस हम कर चुके हैं, डीसी एंड सीएसके। वीडियो आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, देखना मत भूलना, वहाँ पे भी हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, केकेआर के फैन हो तो लव यू केकेआर कमेंट पे लिखना मत भूलिए। और साथ ही अगर हम बात करें, देखो केकेआर ने इस मिनी ऑक्शन से पहले सबसे ज़्यादा यानी कि 12 खिलाड़ियों को रिलीज करा, जिनके नाम की बात करें तो शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्गुसन, साकिब अल हसन, टिम साउदी, उमेश यादव, डेविड रीत, जॉनसन चार्ल्स, कुलवंत खेजरोलिया और लिटन दास, मनदीप सिंह, नारायण जगदीशन और आर्या देसाई। ये टोटल 12 ऐसे नाम सामने आए थे जहाँ पे जिनको केकेआर ने रिलीज करा था। और टीम के पास अभी जो पर्स है वो है 32 करोड़ 70 लाख रुपए, जिसमें 12 स्लॉट्स टीम को भरने, 4 ओवरसीज स्लॉट टीम भर सकती है। ये तो इनका जो ऑक्शन में इनके पास जो जाएंगे तो इतनी चीज बची रहेगी, 12 स्लॉट भरने, 32 करोड़ 70 लाख रुपए, जिसमें 4 ओवरसीज खिलाड़ी इनको शामिल करने हैं। अब इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि केकेआर के पास प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गौतम गंभीर आ गए तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर लुकआउट करेंगे और इनको फिल करने की कोशिश करेंगे इस मिनी ऑप्शन में। बहुत ज़्यादा प्लान्स के साथ, अपने मास्टर प्लान्स के साथ वो आते हैं और वो केकेआर को इस सीजन प्लेऑफ में जाने के, क्योंकि केकेआर के अंदर गौतम गंभीर आ चुके, केकेआर 90% से ज़्यादा चांस है इस सीजन के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। तो केकेआर के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रही? सबसे बड़ी समस्या उनकी ओपनिंग जोड़ी रही है। पिछले 2 सीजन में टोटल 12 ओपनर्स का यूज किया है इस टीम ने और कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज भी आपको देखने को मिले, वेंकटेश अय्यर भी देखने को मिले, जेसन रॉय भी देखने को मिले और कई सारे ओपनर्स का इन्होंने ट्राई किया, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्लॉप ही हुए हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है फॉर्म और इंजरी प्रोन जो नेचर है वो है आंद्रे रसेल का। स्टार्टिंग में बढ़िया खेलते तो इंजर्ड नहीं होता था, लेकिन पिछला सीजन आपने देखा कैसे वो कई बार इंजर्ड हुए और मैचेस मिस किए उन्होंने। साथ ही पेसर्स जो कि डेथ ओवर्स में अच्छा कर सके, ऐसे पेसर्स भी टीम के पास नहीं थे, तो उनको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे गौतम गंभीर और केकेआर का जो मैनेजमेंट है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे केकेआर ने जिन प्लेयर्स को रिटेन करा उस हिसाब से उनकी क्या प्लेइंग 11 कंप्लीट हो रही है, तो जी हाँ, प्लेइंग 11 उनकी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि गौतम गंभीर आ चुके, उन्होंने इस तरह से अपनी टीम के कोर को रखा जिससे कि उनकी प्लेइंग 11 अगर उन्हें एक भी खिलाड़ी ना खरीदा, मतलब बिना खिलाड़ियों को अक्सर में खरीदे भी वो अपनी प्लेइंग 11 मैदान पर उतार सकते हैं, जो कि मैच भी विन कर सकती है। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें रिटेन खिलाड़ियों के हिसाब से, तो गुरबाज और जेसन राय ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पे नीतीश राणा रहेंगे, 5 पे वेंकटेश अय्यर, इसके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा और वैभव अरोड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा तेज गेंदबाजों की कमी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे एक हिमांशु राणा करके गेंदबाज जो कि बेंच पे रहेगा, तो उसको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम लाके अपनी प्लेइंग 11 कंप्लीट कर सकती है। देखो यह तो हो गई कि रिटेन प्लेयर के द्वारा इनकी प्लेइंग 11 कंप्लीट हो सकती है, बट क्या ये एक्चुअल प्लेइंग 11 होगी? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो फाइनल प्लेइंग 11 आईपीएल का जो भी पहला मैच होगा केकेआर का, उसमें उतरेगी, इसमें कई सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में बात करते हैं वो कौन से रोल्स हैं जिन्हें फिल करने के लिए केकेआर को चाहिए प्लेयर्स और उनके लिए ऑक्शन में बिड करने वाली है केकेआर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी जो नीड, बेसिक नीड या तो फिर बोले सबसे जरूरी नीड, वो है एक इंडियन विकेट कीपिंग बल्लेबाज की, जो कि केकेआर की टीम में होना बहुत जरूरी है उनकी टीम, उनकी प्लेइंग 11 को बैलेंस करने के लिए। तो इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जीजी यानी कि गौतम गंभीर, साथ में केकेआर का मैनेजमेंट। दूसरी जो बड़ी समस्या वो है रहमानुल्लाह गुरबाज का इनकंसिस्टेंस होना। कई बार उन्होंने रन्स बनाए, कई बार वो फ्लॉप भी गए कई मैचों तक। ऐसा हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है, गुरबाज के साथ होता है, 2-3 मैचेस फ्लॉप जाते हैं, एक मैच अच्छा होता है फिर फ्लॉप जाते हैं। तो ऐसे में तो आईपीएल में काम नहीं चलने वाला। तो टीम डेफिनेटली एक यहाँ पे बैकअप ओपनर चाहेगी कि अगर रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर जेसन राय कोई फॉर्म में नहीं होता है तो टीम प्लेइंग 11 में उस प्लेयर को ला सके। इसके अलावा तीसरी जो बेसिक नीड है टीम की वो है कम से कम, देखो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इनके पास है, लेकिन बैकअप के लिए कम से कम 2 मिडिल ऑर्डर बैटर इनको चाहिए, जो कि जरूरत पड़ने पर कोई प्लेयर को निगल होता है या फिर 1-2 मैचेस के अनअवेलेबल होता है, तो ऐसे में फिर वो
रिप्लेस कर सके। फोर्थ जो नीड है टीम की वो है यहाँ पे एक ऑलराउंडर, जो कि क्योंकि इंजरी प्रोन जो नेचर हो गया अभी रिसेंट में देखा जाए जो आंद्रे रसेल का, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक बेहतर ऑलराउंडर की टीम को जरूरत है, जो कि इस ऑक्शन में मिलने की मतलब ढूंढने की कोशिश करेगी केकेआर। इसके अलावा 2 कम से कम क्वालिटी पेसर चाहिए जो कि पावर प्ले और स्पेशली डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सके। तो ये कुछ केकेआर की बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट नीड है जो कि इस ऑक्शन में फिल करने की कोशिश करेगी केकेआर की टीम। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से प्लेयर होंगे जो कि केकेआर के निशाने पर रहेंगे। तो सबसे पहली जरूरत हमने बताई थी केकेआर को चाहिए विकेट कीपर बल्लेबाज। ऐसे में टीम के पास अभी जो रिसेंट अपडेट आई कुछ लीक्स या रूमर्स की माने तो उस हिसाब से 2 प्लेयर ऐसे जिनका नाम बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है इस लिस्ट में। 2 विकेट कीपर बल्लेबाज है। पहले बल्लेबाज की बात करें तो बड़ौदा के लिए खेलते हैं हार्दिक देसाई, ओपन करता प्लेयर, बहुत ही अच्छा विकेट कीपिंग बल्लेबाज है। सैयद मुश्ताक अली में भी काफी कमाल की परफॉर्मेंस करी है और इनके बारे में कई सारे खबरें आ रही है कि ये केकेआर के खेमे में इस बार आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे। एक ओपनर भी है तो जरूरत पड़ने पर टीम के लिए टॉप ऑर्डर में ओपन कर सकते हैं, जिससे टीम मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा बल्लेबाज ओवरसीज बल्लेबाज भी खिला सकती है। गुरबाज या किसी एक को हटाकर और साथ में विकेट कीपिंग करते तो वहां से भी टीम को बैलेंस ये प्रदान करेंगे। तो हार्दिक देसाई पर गौतम गंभीर और साथ में केकेआर के मैनेजमेंट की नजरें इस मिनी ऑक्शन में जरूर रहेंगी। दूसरा जो खिलाड़ी की बात करें वो है बिहार का खिलाड़ी विपिन सौरभ। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करी। अगर आप इस सीजन का सैयद मुश्ताक अली देखोगे तो कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल के स्ट्राइक रेट से ओपनर ये भी है और विकेट कीपिंग में बहुत ही कमाल की करता है। वैसे भी बिहार या झारखंड के जो बल्लेबाज होते हैं स्पेशली विकेट कीपर बल्लेबाज तो फिर उनकी बात ही अलग है। चाहे आप ईशान किशन को दे दो, MS धोनी, तो फिर बात ही अलग है। तो ऐसे में विपिन सौरभ पे भी निगाहें रहेगी केकेआर की। इनके बारे में भी लीक्स आए कि विपिन सौरभ भी केकेआर के स्क्वाड में इस बार शामिल होने में आप मान सकते हो 80 से ज्यादा मतलब 80% से ज्यादा चांसेस है कि विपिन सौरभ और हार्दिक देसाई ये दोनों खिलाड़ी आपको केकेआर की टीम में नजर आएंगे। और दोनों ओपन करते हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट काफी कमाल का। सैयद मुश्ताक अली में पिछले कई बार से रन्स काफी कमाल के ये बना रहे हैं, तो ऐसे में ये शामिल होते हुए नजर भी आ सकते हैं। तो इन पे भी बिड करता हुआ नजर आएगा केकेआर का खेमा। तीसरी टीम की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है एक बैकअप ओपनर की। उसमें अगर कोई ओवरसीज ऑप्शन मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। ऐसे में टीम टारगेट करेगी ट्रेविस हेड को, क्योंकि अगर हम बात करें जो प्रॉब्लम रही है पिछले कई सीजन से केकेआर के पास, उनका जो ओपनर का जो एवरेज है वो है 17.6, यानी कि वो 18 रन बनाते बनाते कोई एक ओपनर या तो फिर दोनों ओपनर आउट हो जाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करेंगे गौतम गंभीर। और ऐसे में ट्रेविस हेड की वापसी, मतलब ट्रेविस हेड जा सकते हैं केकेआर की टीम में। और ट्रेविस हेड के जाने से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। एक तो गेंदबाजी का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। कोलकाता जैसी स्लो पिचेस पर इनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा काम आएगी और स्लो पिचेस पे काफी अच्छा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेयर अच्छा करता है उसे स्लो पिचेस पे खेलने का काफी अनुभव होता है और वो फिर अच्छा करते हुए नजर भी आते हैं। और हमने देखा ट्रेविस हेड ने इस इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज हुआ तो फिर BBL वगैरह में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करी है और स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार रहा है। तो ट्रेविस हेड टारगेट पे रहेंगे, हालांकि मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके पीछे कई सारी टीमें जाएंगी। ऐसे में बजट भी केकेआर को देखना पड़ेगा। तो टारगेट पे ये खिलाड़ी रहेगा, मिलता है नहीं मिलता, फिर अगर नहीं मिलता तो कोई दूसरा प्लेयर हो सकता है। रशीद नवीन के पीछे से टीम जा सकती है या फिर हार्दिक देसाई या फिर विपिन सौरभ, इन प्लेयर्स के साथ ही ओपनिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो टीम बना सकती है। लेकिन ट्रेविस हेड पे बिड जरूर करेगी केकेआर, ये चीज आप नोट डाउन कर लो अभी अगर केकेआर के फैन हो। और ट्रेविस हेड अगर आपकी टीम में खेलते हुए नजर आए तो भाई चैंपियन बनने के आपको कम से कम 60 से 70% चांस हो जाएंगे कि केकेआर भी चैंपियन बन सकती है, क्योंकि ये अकेला खिलाड़ी ऐसा है जो कि मतलब टीम की नया पार लगा सकता है। इसके बाद अगली जो जरूरत है टीम की वो है एक बैकअप ऑलराउंडर की, जो कि जरूरत पड़ने पर रिप्लेस कर सके आंद्रे रसेल को। अब देखो आंद्रे रसेल जैसी क्वालिटी का ऑलराउंडर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी टीमों के साथ फिट हुए हैं। तो फिर ऐसे में जो ऑक्शन में आए उन ऑलराउंडर्स में अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो जिमी नीसम एक न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर है। बैट और बॉल दोनों के साथ कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। रिसेंट में T10 हो रहा है अबू धाबी T10, वहाँ पे लगातार विकेट सेट कर रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए बहुत सारे मैचेस जितवाए, इवन IPL में भी कई सारे मैचेस जितवाए हैं, वर्ल्ड कप हो, मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में डेफिनेटली ये टारगेट पे रहेंगे गौतम गंभीर और साथ ही केकेआर के मैनेजमेंट के, जो कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हो जो आंद्रे रसेल को रिप्लेस कर सकते हैं उनके जैसी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। हालांकि पिछले सीजन ये अनसोल्ड गए थे, उसके पहले RR के खेमे में थे, ज़्यादा मौका नहीं मिला था खेलने का, लेकिन जब भी खेलते हैं तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में केकेआर जिमी नीसम को अपनी टीम में शामिल करने का सोचेगी, क्योंकि एक बैकअप ऑलराउंडर चाहिए। जिस तरह से लास्ट सीजन इंजर्ड हो रहे थे आंद्रे रसेल, उसके लिए बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक वो भी ओवरसीज ऑलराउंडर की जो कि बैट और बॉल दोनों के साथ बीस्ट हो
और उसमें फिट बैठेंगे जिमी नीशम। अगली जो सबसे बड़ी टीम की जरूरत है वो है कम से कम 2 क्वालिटी पेसर जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह कमाल की गेंदबाजी कर सकें। ऐसे में टीम जानते हो किसे टारगेट करेगी? आरसीबी के द्वारा रिलीज किए गए पर्पल यानी कि हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल, पर्पल पटेल आपको पर्पल कलर में ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो है केकेआर ट्रेड के लिए भी जा रही थी, लेकिन ट्रेड तो हुई नहीं, तो ऑक्शन में इनके पीछे जाएगी और इनको लाने की कोशिश भी करेगी। इनके पीछे हो सकता है 8-10 करोड़ तक भी टीम जा सकती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ, कोलकाता के जो ईडन गार्डन्स में जो पिचेज है वो स्लो पिचेज होती है, और स्लो पिचेज में भाई हर्षल पटेल जैसा गेंदबाज इनकी जो स्लो ओवर वन है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। ऐसे में हर्षल पटेल को टीम लाएगी तो डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलने वाली है, और केकेआर को मैचेस भी ये जितवा के देंगे कई सारे। तो हर्षल पटेल आप मान सकते हो 90% से ज़्यादा चांसेज है कि केकेआर की टीम में खेलते हुए नजर आए। हालांकि इनके पीछे भी कई सारी टीमें जाएंगी तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर टीम बजट बना के आती है अपना तो जरूर हर्षल पटेल को शामिल कर सकती है। फिर अगला जो प्लेयर रहेगा टारगेट पे वो पैट कमिंस। अब देखो पैट कमिंस केकेआर को बहुत पसंद है, गौतम गंभीर के टाइम भी खेल रहे थे, अभी रिसेंट में 2 सीजन पहले भी केकेआर के लिए खेल रहे थे। तो पैट कमिंस पे तो डेफिनेटली केकेआर बिड करेगी, मिले ना मिले, क्योंकि इनके पीछे भी कई सारी टीमें जाएंगी। टीमों को जरूरत है एक बॉलिंग ऑलराउंडर की, जहाँ पे पैट कमिंस काफी ज्यादा फिट बैठ सकते हैं टीमों के लिए। इनके पीछे भी टीम जाएगी लेकिन ऑल आउट नहीं जाएगी, क्योंकि इनके पीछे कई सारी टीमें जाएंगी तो उनके पास पर्स भी ज्यादा अवेलेबल रहेगा। तो इनके पीछे 6-7 करोड़ तक टीम जा सकती केकेआर की। अब मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा प्लेयर देखने की कोशिश करेगी, और वो प्लेयर यहाँ पे रहेंगे जोश सेजलर, जो कि रिसेंटली आरसीबी द्वारा रिलीज किए गए, ये कहते हुए कि ये पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्च के टाइम पे ये एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से स्टार्टिंग के कुछ मैचेस मिस करेंगे, और बेबी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऐसे में 2-3 मैचेस मिस करते हैं, बाकी अगर मान लीजिए 14 मैचेस टीम को खेलने 4 मिस कर दिए, 10 भी खेल गए, तो जिस तरह का जोश हेजलवुड गेंदबाज है उन 10 मैचेस में कम से कम 4 तो ये अपने दम पर जितवा ही देगा, और 4 जितवा दिए 8 पॉइंट, फिर आपको 8 ही पॉइंट चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, तो वो आप अदर प्लेयर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में जोश हेजलवुड पे भी नजरें रहेंगे, पावर प्ले के बीस्ट बॉलर है, डेथ ओवर्स में भी कमाल की गेंदबाजी कर लेते हैं, और साथ में अगर हर्षल पटेल टीम के पास आ गए तो आप समझिए जोश हेजलवुड और हर्षल पटेल का जो कॉम्बिनेशन है काफी कमाल करेगा। हमने आरसीबी के लिए दोनों को परफॉर्मेंस करते हुए देखा है। अब एक सबसे बेसिक जरूरत जो टीम की है वो है मिडिल ऑर्डर के बैटर। देखो मिडिल ऑर्डर के टीम के पास बैटर्स कई सारे जो कि डेफिनेटली प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रहेंगे, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, नीतीश राणा हो, या फिर रिंकू सिंह हो, या फिर वेंकटेश अय्यर, और ये सारे के सारे प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रहेंगे। लेकिन मान के चलिए इनमें से किसी को निगल हुआ, बीमार हुआ, या कुछ भी इशू हुआ जिससे वो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, तो उस केस में टीम के पास बैकअप की जरूरत है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से कम 2 या 3 खिलाड़ी आपको केकेआर के खेमे में नजर आएंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए, जब ऑक्शन हो जाए उसके बाद आप यही पे कमेंट करके मुझसे बताइएगा हाँ भाई आपने बोला था, और ये खिलाड़ी जो है वो केकेआर में शामिल होते हुए नजर आए। इन खिलाड़ियों की बात करें, पहला नाम यहाँ पे आएगा झारखंड के खिलाड़ी सौरभ तिवारी, नंबर 3-4 पर बैटिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ये श्रेयस अय्यर या तो फिर नीतीश राणा को रिप्लेस कर सकते हैं। काफी एक्सपीरियंस है आईपीएल खेलने का भी, 33-34 साल के प्लेयर है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, रन्स भी इन्होंने बनाए, लेकिन पिछले कुछ सीजन इनके अच्छे नहीं गए हैं। लेकिन ये कहना कि दूसरी टीमों के साथ अच्छे जिस प्लेयर के सीजन नहीं जाते, हो सकता है केकेआर में आके अच्छे चले जा। ऐसे में कई खिलाड़ियों के साथ हमने देखा एक टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं करते, दूसरी टीम में आते ही परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर जिस टीम के लिए परफॉर्मेंस करते रहते हैं दूसरी टीम में जाते परफॉर्मेंस नहीं करते। सेम चीज आप देखो सैम करन, सीएसके में क्या बढ़िया खेलता था, लेकिन पंजाब में जाते भाई के बिल्कुल क्या ही बोले। इसके अलावा दूसरा जो प्लेयर रहेगा टारगेट पे वो है सचिन बेबी। सचिन बेबी कर्नाटका के लिए खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली में इस सीजन बढ़िया रन बनाए। इसके पहले वो आरसीबी के लिए भी खेल चुके हैं, और मे बी इन्होंने आरआर के लिए भी शायद खेला, मैं श्योर नहीं हूँ, बट काफी अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैटर, नंबर 5-6 पे बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 4-5-6 से आप खिला सकते हो, और अच्छा एक्सपीरियंस भी इनके पास है। साथ में टीम देख सकती है महाराष्ट्र के बल्लेबाज अंकित बावने को, मिडिल ऑर्डर के बहुत ही कमाल के बैटर है, एक्सपीरियंस भी सैयद मुश्ताक अली का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सरफराज खान जो कि दिल्ली कैपिटल द्वारा रिलीज किए गए, नंबर 4-5 के आसपास बढ़िया बैटर है, और ऐसे में इनको भी टीम टारगेट कर सकती है, क्योंकि दिल्ली ने इनको रिलीज किया। हालांकि परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन बहुत ही काबिल खिलाड़ी हैं, और अभी तो इंडिया के लिए इनका सिलेक्शन भी हुआ है। ऐसे में टीम इनको जरूर चाहेगी इनकी तरफ देखना। साथ में अगर हम बात करें, एक टीम देख सकती है ऑलराउंडर, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है संजय यादव। मुंबई इंडियंस के लिए ये प्लेयर खेल चुका, परफॉर्मेंस ठीक ठाक करी, बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन तमिलनाडु प्रीमियर लीग में जिस तरह की परफॉर्मेंस करी वहां पे भाई एक कैप्टेंसी मटेरियल होता है जब टीएनपीएल होता है। संजय यादव अगर आपको नाम याद हो, ये 2 भाई हैं संजय यादव और सोनू यादव, दोनों भाई कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के मटेरियल होते हैं जिस भी मैच में, मतलब दोनों अलग अलग टीमों के लिए खेलते हैं, लेकिन दोनों जिस मैच में सामने आते हैं, एक को कैप्टन बना दो, एक को वाइस कैप्टन बना दो, आप मैच हार ही नहीं सकते हो।
ये चीज़ है इनके साथ, बहुत ही कमाल के प्लेयर है। साथ ही तमिलनाडु का एक प्लेयर टारगेट कर सकती है टीम, जो कि मिडिल नंबर 3 नंबर 4 के आसपास बैटिंग करता है, डेट इज बाबा अपराजित। बाबा अपराजित इसके पहले सीएसके में खेल चुके हैं, मतलब मैचेस ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, बट सीएसके की स्क्वाड में रहे, केकेआर की स्क्वाड में भी शायद रहे, या फिर इनके भाई, मतलब इनके भाई का तो मैं बता सकता हूँ, बाबा इंद्रजीत, जो कि डेफिनेटली लास्ट सीजन तक थे केकेआर के खेमे में। लेकिन बाबा अपराजित के बारे में श्योर नहीं हूँ केकेआर की स्क्वाड का हिस्सा थे या नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर है, डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, तो इन पे भी टीम देखने का जरूर सोचेगी। 30-31 साल का बल्लेबाज है, ऐसे में टीम के लिए कई साल तक ये परफॉर्म भी कर सकता है अगर टीम इनको लाती है। साथ ही यंग सेंसेशन, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करने वाला, नंबर 5-6 पे फिनिशर आप देख सकते हो, शुभम दुबे। और शुभम दुबे पे सीएसके की निगाहें भी रहेंगी। सीएसके ने पिछले सीजन भी ट्रायल्स के लिए बुलाया था, जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए थे, इस सीजन भी इनको ट्रायल्स के लिए बुलाया गया। अब अवेलेबल हुए, मतलब ट्रायल दिया या फिर नहीं दिया, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन भाई 250 से 300 के बीच की स्ट्राइक रेट से बंदा रन बनाया इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। पिछले सीजन भी इसने अच्छा किया था। ऐसे में शुभम दुबे अगर टीम एक फिनिशर चाहती है, रिंकू सिंह जैसा और अच्छी खासी बल्लेबाज, ऐसा नहीं कि बस 10-15 रन बना के आउट होता है, 30-40 रन 50 रन करके जाता है, और 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से। ऐसे में शुभम दुबे भी केकेआर के टारगेट में हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे हमने 7 नाम आपके साथ भाई शेयर किए। इस 7 में से कोई 2 या 3 बल्लेबाज आपको जरूर केकेआर की स्क्वाड में नजर आ सकते हैं, और अगर इनमें से कोई खेलता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर जब ऑक्शन हो जाए। बाकी मैं खुद ही बता दूंगा इस प्लेयर के बारे में मैंने बोला था, और ये देखो खेल रहा है। तो देखो हमने सभी चीज़ों के ऊपर बात करी, चाहे वो मिडिल ऑर्डर के बैटर हो, क्वालिटी पेसर हो, ऑलराउंडर हो, ओपनर हो, बैकअप हो, विकेट कीपर का बैकअप हो, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। इन प्लेयर्स पे केकेआर अपना निशाना रखेगी, क्योंकि उनका जो पर्स है वो इसी टाइप के खिलाड़ियों के ऊपर ही फिट बैठेगा। बहुत ज़्यादा पर्स में पैसे नहीं, स्लॉट्स कई सारे टीम को भरने, कुछ इंपॉर्टेंट स्लॉट, क्योंकि देखो आप जोश एजल, पैट कमिंस, हर्षद पटेल, इन खिलाड़ियों पे या फिर ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स पे इनके कम से कम 20 से 22 करोड़ के आसपास पैसे जरूर लगने वाले हैं। ऐसे में बचेंगे 8-10 करोड़ रुपए, जिसमें इनको कई सारे खिलाड़ी लाने हैं। तो फिर ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छा डोमेस्टिक में कर रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों को टीम टारगेट कर सकती है। गौतम गंभीर, उन्होंने कई सारी चीज़ों को देखा होगा, एनालाइज करने के बाद ही ऑक्शन में जाएंगे, और केकेआर एक बेहतर स्क्वाड आपको इस मिनी ऑक्शन के बाद नजर आएगी, इसकी तो गारंटी है। और अगर आप केकेआर के फैन हो तो लव यू केकेआर कमेंट में लिखना मत भूलिए। कुछ टीमों के एनालिसिस हमने और करके रखे हैं, जिनकी लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे स्क्रीन पे, इनको भी देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टीम के एनालिसिस और रिव्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।